ज़िंदगी बदल रही है, हम लोग ज़िंदगी की आसानी लाने के लिए चीज़ों को डिजिटल उस पे लेके जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हमने अपने दिमाग से उतार के डिजिटाइज़ कर दी हैं ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। और हमारे यहाँ पे बात होती रहती है जिद्दत की। आज का जो एक्सपर्ट रिव्यू है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है जी BYD की सील। इसके 2 वेरिएंट आते हैं, डायनामिक और प्रीमियम। हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं प्रीमियम है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे मुल्क में पहले जो शुरू में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई उन्होंने यूज़र को थोड़ा सा एक्साइट तो किया, लेकिन जो है ना फुल पैकेज सेट नहीं दिया, पूरी ऑप्शन नहीं दी। बिकॉज इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ एक लाइफस्टाइल चेंज है। सो BYD की अच्छी बात यह है कि सील के साथ एक आपको ऐप मिलती है। सो अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, सो मैं अपनी ऐप खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऐप दिखा रही है कि मेरी गाड़ी के अंदर 27% बैटरी रहती है, 175 किलोमीटर इसमें चलेगी। अगर मैं इसका AC ऑन करना चाहता हूँ वो भी ऑन कर सकता हूँ, सीटों को जैसे ही करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। कैबिन टेम्परेचर इस टाइम कितना है वो बता रही है, व्हीकल का स्टेटस क्या है वो बता रही है। व्हीकल स्टेटस पे आप क्लियर करेंगे तो आपको इसको TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टोटल गाड़ी की माइलेज कितनी चल चुकी हुई है, पास 50 किलोमीटर के अंदर क्या गाड़ी की एवरेज थी। मतलब मैं कहता हूँ कि कमाल है। एक एक चीज़ गाड़ी की लॉक, अनलॉक, हेडलाइट्स, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ। चलते हैं गाड़ी का आपको एक वॉक अराउंड देते हैं और एक्सपर्ट रिव्यू शुरू करते हैं। गाड़ी की आउटलुक बिल्कुल 100% सेम है सवाए गाड़ी के रिम्स के। एज गाड़ी का जो नाम है, बेसिकली BYD की तमाम गाड़ियों के जो नाम है वो अंडर वाटर क्रिएचर के ऊपर है। तो सील भी एक पानी के जानवर का नाम है। और इसके अगर आप देखें, ये जो आपको सामने फिन्स नज़र आ रहे हैं जो कि इसके DRLs हैं, इनकी शेप आपको ऐसे लगता है कि जो है ना सील की बॉडी के ऊपर जो मार्क्स होते हैं वो हैं। इसकी जो LED हेडलैम्प्स है जो कि स्मार्ट LED हेडलैम्प्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली तेज़ और हल्की हो जाती हैं, वो बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल गाड़ी की जो फ्रंट लुक है उसके अंदर जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो नज़र आता है कि इसकी इंस्पिरेशन जो है वो यूरोपियन डिज़ाइनर की तरफ से। और हाँ जी, इस गाड़ी को जो डिज़ाइन किया गया वो यूरोपियन डिज़ाइनर ने ही डिज़ाइन किया है। इसमें 19 इंच का व्हील है, बहुत खूबसूरत व्हील है। कॉन्टिनेंटल का टायर है, पियानो ब्लैक और मशीन फिनिश दी गई है। और पूरी गाड़ी के अंदर 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, एक गाड़ी का अपना कलर और पियानो ब्लैक। यही पियानो ब्लैक आपको आगे लिप में भी मिलता है, फ्रंट इसके DRL के साइड पे भी मिलता है। साइड पे अगर आप आ जाएंगे तो साइड पे जो फिन्स इसके फेंडर के अंदर है इसमें भी पियानो ब्लैक है। नीचे साइड स्कर्ट भी पियानो ब्लैक कलर के हैं। आपका जो साइड व्यू मिरर है वो भी ड्रॉप ऑफ वाटर की तरह की शेप के हैं। काफ़ी मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट हैं वो अंडर वाटर चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं। गेयर लीवर हो गया, ये साइड के शीशे हो गए। और इसके साइड पे अगर आप देखें तो कंसील डोर हैंडल हैं जो हम आपको बाद में एंटर के बारे में बताएंगे। बैक की तरफ अगर आप आ जाएं, वैसे तो एक बड़ी ग्रैंड गाड़ी है, D सेगमेंट की सेडान एक्सलों का सवाल होता है तो सोनाटा से थोड़ी सी छोटी है। जो दीपाल की LO7 आती थी उससे थोड़ी बड़ी है। चौड़ाई में बराबर है, लंबाई में छोटी है, लेकिन डिज़ाइन में यहाँ पे आते ऐसे लगता है कोई कंजूसी करके एकदम ख़त्म हो जाती है। कुड हैव बीन अ बिगर वन, क्योंकि जर्मन गाड़ियों में खासतौर पर रेयर एंड भी काफ़ी लंबा होता है। लेकिन अगर आप बैक पे आ जाए तो बैक बहुत खूबसूरत है। इसकी जो पिछली लाइट है, LEDs लैंप्स हैं। और यहाँ पे जो पीछे डिफ्यूज़र है जैसे पियानो ब्लैक एंड ह्यूज डिफ्यूज़र, जिसके साथ आपको जैसे कहते हैं ना गाड़ी की लुक बहुत स्पोर्टी लगती है, गाड़ी को डाउन फोर्स भी देती है और इसकी जो लुक है उसमें भी इजाफा करती है। इसके अलावा पार्किंग सेंसर मौजूद है, ऑटो बूट की ऑप्शन मौजूद है गाड़ी में। आप बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर भी चली जाएगी। इसकी ना सिर्फ ये ऊपर जाती है, बंद भी ऑटोमेटिकली होती है। अभी हमने काफ़ी सामान रखा हुआ है, इसका ही टॉप कवर वैसे तो। और अगर आप इसको दबाएं तो उसकी आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सीट की जो बूट की कैपेसिटी अगर हम उसकी बात करें तो ये अराउंड 400 लीटर बूट कैपेसिटी यहाँ पे है। आगे इसमें फ्रंक है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक कार, तो 50 लीटर की स्टोरेज आगे फ्रंक में भी मौजूद है। और इसके अलावा इसके अंदर चार्जर पड़ा हुआ है। साथ कंपनी जो इसके चार्जर दे रही है उसमें आप 2 ऑप्शन ले सकते हैं। 2 किलोवाट आवर्स का गाड़ी के साथ आता है, 7 का किलोवाट आवर्स का जो चार्जर है वो आप गाड़ी के साथ एडिशनल पैसे देके खरीद सकते हैं। अंदर चलते हैं गाड़ी की तरफ। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मोटराइज कंसील डोर हैंडल्स हैं। सो अगर आपके पास गाड़ी की चाबी है तो ये आपके पास इसको हाथ लगाने से खुल जाएंगे। गाड़ी के अंदर एंट्री के 3 तरीके हैं। एक इसकी की फॉब है, दूसरा NFC कार्ड है, अगर आप NFC कार्ड यहाँ पे टैप कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था दफ्तर से निकलने पहले कि मेरे फ़ोन के अंदर भी इसकी चाबी है। तो तीनों में से जौन सा मेथड आपने यूज़ करना है, आप बड़े आराम से गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं। सो वंस यू आर क्लोज टू द कार, ये गाड़ी आपको नज़र आ जाएगी। जो आपके मोटराइज हैंडल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। वैसे कंसील्ड थे लेकिन इस टाइम पे वो सामने आ जाते हैं। सो अंदर बैठते साथ भी जो चीज़ आपके साथ कैरी रहेगी वही है, जिस तरह मैंने आपको बताया था गाड़ी का नाम जो है वो अंडर वाटर स्पीशीज़ जो है उनसे इंस्पायर्ड है। तो आपकी जो गाड़ी की डिज़ाइन फिलॉसफी है उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें एलिमेंट्स नज़र आते हैं गाए बगाए। अगर हम गेयर लीवर की बात करें वो भी ड्रॉपलेट की तरह का है। अगर हम इसके पूरे डैशबोर्ड के ऊपर कलर कम्बिनेशन जो जा रहा है, ये ब्लू एंड लाइट ग्रे, ये जो आपको नज़र आ रही है कि इसके स्टिचिंग सी चल रही है दरवाज़ों में, ये भी आपको ऐसी फील देता है कि आप एक अंडर वाटर जैसी स्पीशीज़ के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। इसके ऊपर जो AC के फिन्स के साथ जो डिज़ाइन आ रहा है ये भी, सो एवरीथिंग इज़ यूनिफाइड। आपको कहीं ये फील नहीं होता कि कोई एक चीज़ डिज़ाइन से ऑफ है। पूरी गाड़ी का जो डिज़ाइन फिलॉसफी है, इंटीरियर एक्सटीरियर, दैट गोज़ 100% विद द नेम। सो ओवरऑल डैशबोर्ड के अंदर जो पहली चीज़ आएगी जो आपको गाड़ी के साथ आपका कनेक्शन होता है, मैं कहता हूँ स्टीयरिंग व्हील है। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की बात करेंगे 10.25 इंचेस का है। क्लस्टर जो है वो आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पर टाइम है, इसके अलावा इसके रीजनरेटिव ब्रेकिंग के मोड बता रहा है। इसमें 2 किस्म के रीजनरेटिव ब्रेकिंग के मोड हैं। फिर इसके अंदर गियर की आपको बता रहा है, फिर गाड़ी का मोड बता रहा है, इको, स्पोर्ट्स, कंफर्ट किस में आप
राइट पे आपको स्ट्रीट का साइन पकड़ के बता रहा है कि स्पीड लिमिट कितनी है, यहाँ पे गाड़ी की करंट स्पीड बता रहा है, एनर्जी कंजम्पशन बता रहा है, नीचे आपको आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है, किस आप सिम्त में जा रहे हैं, डायरेक्शन बता रहा है, मतलब इसमें वो आपको कैंपस भी आ गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके एडैस के जितने फीचर्स हैं उनको बता रहा है। मैंने यहाँ पे लेन डिपार्चर असिस्ट बंद किया हुआ है, लेन की वार्निंग बंद की हुई है, लेन असिस्ट बंद किया हुआ है। इसी तरह आप क्रूज़ कंट्रोल का है, अडेप्टिव क्रूज़ का आपकी इस टाइम पे हैंड ब्रेक एंगेज है वो बता रहा है, और नीचे राइट पे ट्रिप मीटर है जो कि इस बटन से आप चेंज करके टोटल देख सकते हैं। सो ये गाड़ी की अभी माइलेज आप देखते हैं 3406 किलोमीटर चला के आपको पूरा जो है ना आउटलुक और गाड़ी के बारे में पूरे हम एनालिसिस बताने लगे। ओवरऑल डैशबोर्ड में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो गाड़ी की जो स्क्रीन है उसका, दैट इज 15.6 इंच स्क्रीन जो कि रोटेटेबल भी है, आप इसको एक बटन दबा के घुमा सकते हैं। अगेन मैं इसको ज़्यादातर इस फॉर्म में रखता हूँ, इसको पोर्ट्रेट फॉर्म में रखे तो मुझे थोड़ा लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करती है मेरे विजन को। इट हैज़ गॉट मैनी फंक्शंस। अगर आपने गाड़ी के अंदर एसी चलाना है, इसकी कोई भी काम करना है, वो स्क्रीन के थ्रू होगा। बट अगेन मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए, ओल्ड स्कूल लोगों के लिए यहाँ पे गियर नॉब के साइड पे चंद हार्ड बटन्स दिए गए हैं, जिनमें से चंद जो बड़े इफेक्टिव हैं, चंद बड़े ट्रिकी हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। सो ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से मैं एसी को ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑटो पे भी लेके जा सकता हूँ। सो एसी चलाने के लिए ज़रूरी नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्ट होकर स्क्रीन पे जाऊँ। यहाँ पे ऑटो होल्ड का बटन है, इसके साथ ऑटो जो है आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का बटन है। इसके नीचे जो बटन मोड का है ना, ये मोड सेलेक्टर है, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो देखें स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको, तीनों मोड आप गाड़ी के यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये बड़ा ट्रिकी है, खास तौर पे अगर आपके साथ कोई पैसेंजर बैठा है, वो उसने यहाँ पे साइड पे बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक वॉल्यूम का बटन भी है, तो अक्सर होता ही है कि वॉल्यूम समझ के इसको लोग आप पीछे कर देते हैं। नॉट डेंजरस, बट अगेन इसकी जो थोड़ी बटन की फॉर्मेशन है, इन दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हो सकती है ताकि लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। बट अगेन डिज़ाइन है, यहाँ से अगर आप देखें तो वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है। ये पार्किंग बटन है, ये गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप है। तो ये आपका सेंटर कंसोल हो गया। यहाँ पे दो आपके मैंने बताया था कि जो है वायरलेस चार्जर्स हैं। यहाँ पे दो आपके पास कॉफ़ी मग रखने की जगह है, इसको आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं बटन की मदद से। सेंटर कंसोल के अंदर आप सामान रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है, और यहाँ पे NFC कार्ड रखने की जगह भी मौजूद है। सो आपने AC को यहाँ से ऑपरेट करना था, नहीं तो अगर आप AC को ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये आपके सामने AC का मेन्यू खुला हुआ है। इस गाड़ी के जो AC के वेंट्स हैं दे आर स्मार्ट, इनको आप हाथों से एडजस्ट नहीं कर सकते, आप इसकी मदद से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं एक विद अ सिंगल टच। उसमें भी 3-4 किस्म की ऑप्शन है। आप इसको स्विंग करना चाहते हैं, जिस तरह वो घर के AC में एक ज़माने में होता था या टोयोटा क्राउन में होता था, तो आप इसको स्विंग पे ला सकते हैं। फोकस का मतलब है आपके बिल्कुल अपने ऊपर फेस पे कर लें, यहाँ स्मार्ट विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्विंग, वो दोनों कर सकते हैं। इसी तरह इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड है, अगर आप इसका बटन दबाएंगे तो ये सीट्स पे चले जाएगा। अगली दोनों सीट्स हीटेड वेंटिलेटेड दोनों हैं। सो यहाँ से अगर आप दबाएंगे तो इसके 2 वेंटिलेशन लेवल हैं, इसी तरह 2 हीट के लेवल हैं। आप इसको पैसेंजर सीट्स को भी और ड्राइवर सीट को दोनों यहाँ से हीटेड वेंटिलेटेड सीट भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्क्रीन के अंदर वेरियस काम है जो कि आप इस गाड़ी के साथ परफॉर्म करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मौजूद है, दोनों वायरलेस हैं। कि एम्बिएंट लाइटिंग है, उसके कलर्स हैं। अभी एम्बिएंट लाइटिंग इस टाइम नजर नहीं, बट रात के टाइम बड़ी इसके अंदर 2 किस्म की एम्बिएंट लाइटिंग है। एक आपके यहाँ पे पूरे डैशबोर्ड में पीछे दरवाजों में चल रही है, और एक नीचे पाँवों में है जो कि म्यूजिक के साथ आप उसको तेज हल्ला भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रिदम एम्बिएंट लाइट मैंने ऑफ की हुई, अगर आप उसको ऑन कर लेंगे तो वो म्यूजिक के साथ जो है चेंज होती रहेगी। इस तरह इसके कलर डायनामिक जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। और गाड़ी के डिफरेंट फंक्शन जिस तरह लॉक अनलॉक, इसकी डिफरेंट डिस्प्लेज और काफ़ी सेटिंग्स जो हैं वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक एनर्जी मॉनिटर भी है जिसमें आप देख सकते हैं गाड़ी की जो है क्या ओवरऑल जो है गाड़ी की स्टेट ऑफ, जिसको SOC बोलते हैं, स्टेट ऑफ चार्जिंग। तो आपको यहाँ नजर आ रही है 27% कि ये अपनी टोटल अभी इसने 3400 किलोमीटर जो चली है उसमें टोटल कंजम्पशन आई है 18.9 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या थी लास्ट 60 किलोमीटर के अंदर, 50 किलोमीटर के अंदर इसने कितनी एनर्जी कंजम्पशन की है। इस तरह चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के डिफरेंट ऑप्शन वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये एनर्जी जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टैंडर्ड हाई 2 हैं, मैं इसको हाई पे चला रहा हूँ ताकि जो गाड़ी की एनर्जी जो है वो साथ साथ सेव होती रहे, तो एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसी तरह आपने गाड़ी के अंदर एडैस के डिफरेंट फीचर हैं। एक तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, वेरी इफेक्टिव। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ना सिर्फ शीशे में आता है बल्कि यहाँ पे आपको गाड़ी बनी आ रही होती है, उसके करीब अगर कोई आ रहा है तो वो आपको बता देगा, दूर होगा तो ऑरेंज है, करीब आएगा तो रेड हो जाएगा। वेरी इफेक्टिव, खासतौर पे हमारे शहरों की ट्रैफिक में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर बड़ा ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा ऑटो हेड बीम है, जब आगे से ट्रैफिक आ रही होती है तो वो आहिस्ता हो जाती है, जब ट्रैफिक हट जाती है तेज़ हो जाती है। वेरी स्मार्ट, वेरी एफिशिएंट। दिस हेड अप डिस्प्ले इज़ वेरी इफेक्टिव। इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि आपकी इस टाइम स्पीड क्या है, आपने अगर क्रूज़ लगाया वो क्या है, स्पीड लिमिट क्या है, और अगर आप लेन असिस्ट आप लगाया हुआ है, अगर आप उससे डेविएट करें तो ये भी बता देगा। बाकी एडैस के फीचर्स में अगर हम देखें तो स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल है जिसको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल बोलते हैं, जो कि आप यहाँ एक बटन से भी लगा सकते हैं। ये बटन है, आप इसको दबा के जो स्पीड देंगे गाड़ी उस स्पीड को मेंटेन करेगी। सामने ऑब्स्टेकल आएगा, गाड़ी ब्रेक लगा लेगी, हटेगा तो गाड़ी चल पड़ेगी। इफेक्टिव,
मैंने इसको हाईवे पे काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ किया है। और इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी आप सेंसिटिविटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं इस बटन की मदद से, जब आप दबाएंगे कि इसको कितनी सेंसिटिविटी में ब्रेक लगानी है, तो वो भी बेहतर है। एक चीज़ जो कि मुझे इसके एडेप्टिव क्रूज़ में मसला आया, वो सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच है। मैंने अगर 120 पे क्रूज़ लगाया तो जो स्पीड है वो 120, 121, 120, 121 करती रहती है। अगर आपने 122 पे लगाया 22, 23, ये मैंने कंटिन्यूसली कई लोगों से चेक किया, सबके साथ है। आई थिंक इट्स अ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू, बट ये इशू है। लेन डिपार्चर असिस्ट भी अगर आपने करें वापस भी ले आएगा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और आपको हर दफ़ा बंद नहीं करने पड़ते, वो बंद ही रहते हैं जब तक आप इसको ऑन नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, लेन सेंसिटिविटी को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। एक और ADAS का फीचर है इसके अंदर जो है फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे इसको इमरजेंसी ब्रेकिंग को बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। इसी तरह रेयर कोलिजन वार्निंग है, उसको भी आप अगर बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं। फ्रंट कोलिजन की जो वार्निंग है उसको मीडियम, अर्ली, लेट, उसकी सेंसिटिविटी भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छी बात ये है कि आप इसको अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं। मैंने वैसे ज़्यादातर बंद की हुई है। तो फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, फ्रंट क्रॉस ट्रैफिक ब्लेड, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक ब्लेड, ये तमाम जो है ना सारी इसके ADAS के फीचर हैं, जिनमें पहले अलर्ट है और फिर एंड पे ब्रेकिंग है। मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि अलर्ट ऑन रखूँ, ब्रेकिंग बंद कर लूँ, बट ये आपकी अपनी मर्जी है, आप किसको किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इस स्क्रीन से आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के डिफरेंट फंक्शन, मतलब आपने गाड़ी में कोई भी काम करना है वो समझे इस स्क्रीन के थ्रू ही होना है। यहाँ पे अगर आप देख लें शॉर्टकट्स लगे हुए हैं, TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, आपको ना सिर्फ टेम्परेचर बता रहा है बल्कि साथ साथ उसका ये भी बता रहा है कि कितना प्रेशर है। मुझे वैसे TPMS पर्सनली नहीं पसंद, बिकॉज ये हर वक्त तंग ही करता रहता है। यहाँ पे आपके ऑडियो के कनेक्टिविटी के डिफरेंट ऑप्शन आ गए, और अगर आप इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट है, यहाँ पे अपनी मर्जी के शॉर्टकट आप लगा सकते हैं। चलते हैं गाड़ी की ड्राइव की तरफ, साथ साथ डिस्कशन करते रहते हैं डिफरेंट फीचर्स के बारे में और उनकी एवेल्यूएशन भी करते रहते हैं। सो एवेल्यूएट करते हैं साथ साथ चलते हुए। सो सबसे पहले गाड़ी की सीट एडजस्टमेंट की याद से मुझे आ गया। गाड़ी के आज 6 वे ऑटो स्पीड है विद लंबर स्पोर्ट, और इसके अलावा जो इसकी जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है, बकेट स्टाइल की सीट्स हैं। एक और फीचर इस गाड़ी के अंदर है जो कि वॉइस कमांड का है, और कंपनी जो है इसके बारे में बड़ी दफ़ा कह चुकी है कि जी इंडस्ट्री लीडिंग वॉइस कमांड है। इसमें 8 एयर बैग हैं। सनरूफ के बारे में लोगों का ख्याल था इट्स अ ग्लास रूफ, इट्स नॉट अ सनरूफ, और ये पूरी शुरू से लेके एंड तक पूरी ग्लास की जो है इसकी विंडो है, और बहुत बड़ी जो है ग्लास विंडो है। और उससे लोगों का ख्याल था कि यार हीट बहुत ज़्यादा आती होगी, लेकिन मैंने इसको बड़ा यूज़ करके देखा है। एक तो ये UV रिफ्लेक्टेड है और इसमें डबल ग्लेस ग्लास लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत कम जो है ना आपके अंदर हीट या UV रेज जो है पेनिट्रेट करके आप तक पहुँचती हैं। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस के ऊपर, गाड़ी की जो कंजम्पशन फिगर्स हैं उसके ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान में 2 वेरिएंट आए हैं, एक आपके पास डायनामिक है, एक प्रीमियम है। हम जिसका रिव्यू करें ये प्रीमियम है। दोनों में फ़र्क क्या है, इसकी बैटरी 82.5 किलोवाट आवर की है, उसकी 61.6 है। उसकी जो क्लेम रेंज है वो 560 के करीब है, इसकी जो है NEDC रेंज 650 है। EPA रेंज जो कि मेरे ख्याल से क्लोज टू रियलिटी है, दैट इज़ 473। तो अब आ जाते हैं कंजम्पशन फिगर की तरफ, बल्कि उससे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस का फ़र्क ये है कि इसका 0 to 100 जो है वो 5.9 सेकंड कंपनी का क्लेम है, वो हम आपको टेस्ट करके बता भी देंगे। और जो 650 किलोमीटर जो मैं बार बार हर एक को बताता रहता हूँ कि जब भी मैन्युफैक्चरर आपको बताए तो आपने स्टैंडर्ड देखना है कौन सा बता रहा है। NEDC 650 मीन्स 473 EPA, और मैंने इस गाड़ी को एक्सटेंसिवली लाहौर शहर में चार्ज करके चला के देखा है। ये 470 किलोमीटर दे देती है, जो कि उनका क्लेम के मुताबिक EPA कन्वर्जन बनती है। एग्जैक्टली 470 किलोमीटर दे देती है। 450, 470, 480 इसके करीब ऑस्किलेट करता है, डिपेंडिंग है आपने गाड़ी को किस तरह चलाया है। बट अगर आप इसको शहर में चलाते हैं तो यू कैन ईजिली अचीव एन एवरेज ऑफ तकरीबन आप ये देखें 82 किलोवाट आवर की बैटरी है। ये तकरीबन आपको 17-18 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर की कंजम्पशन दे रही होती है। अगर हम इधर से भी देखें 3400 किलोमीटर की, तो वो 18.9 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर है। 82 को 18.9 से डिवाइड कर लें, वो 400 समथिंग आती है। दिस मीन्स कि ये गाड़ी शहर के अंदर बड़े आराम से 450, 440, 480 किलोमीटर कर लेती है। हाईवे के ऊपर जो डायनामिक्स है वो बड़े चेंज हो जाते हैं कि दफ्तर से हमारे इस्लामाबाद का जो ब्लू एरिया का चार्जर है वो तकरीबन 380 किलोमीटर था। हमने गाड़ी को 100 फुल कराया और यहाँ से निकल पड़े। जब मैं दफ्तर से निकला तो 99% बैटरी मेरे पास थी और गाड़ी वही बता रही थी 650। और मेरा इरादा ये था कि मैं भेरा पे जाके जितनी भी बैटरी होगी वो आपको रिपोर्ट करके फिर उसको जूस अप कर लूँगा ताकि रेंज एग्जाइटी किक इन ना करे और मैं इस्लामाबाद पहुँच जाऊँ। बट मरता क्या ना करता, नसीब ऐसे थे कि पता लगा कि जी चार्जर नहीं चल रहा। 2 चार्जर लगे हुए भेरे पे, दोनों ख़राब थे। ना हमें किसी ने मोटरवे पे चढ़ते हुए बताया, तो ये एक इम्पेडिमेंट अभी तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ चल रही है। खैर
फिर हमारा अंदाज़ा ये था कि ठीक है 50% में हम आए हैं, अब आगे का जो सफ़र है वो 50% से कम है तो हम कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे। लेकिन एक तलवार सर पर लटक रही थी, जो कि अगेन मैं हर एक को बताता हूँ, हाईवे के ऊपर चढ़ाई के ऊपर इन गाड़ियों की जो आप जो बोलें कंजम्पशन फिगर जो है या एफिशिएंसी फिगर जो है बड़ा ड्रास्टिकली ड्रॉप करते हैं। सो वही हुआ भेरा के बाद जब हम लोग सॉल्ट रेंज में गए तो सॉल्ट रेंज का तकरीबन 15-16 किलोमीटर का जो फासला था अपहिल का, उस पर जो इसकी कंजम्पशन है दैट वो तकरीबन जो हम 18, 19, 20 किलोवाट आवर पर 100 पे जा रहे थे, वहाँ वो 58, 60 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर पे भी चली गई। और उस पैच के अंदर इसने तकरीबन 10% के करीब बैटरी उड़ा दी। फिर तलवार सर पर लटक रही थी कि पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस्लामाबाद भी पहुँचे। इस्लामाबाद पहुँच के वहाँ पे चार्जर पे भी पहुँचे। जब हम चार्जर पे पहुँचे तब भी हमारे पास 9% ऑफ बैटरी मौजूद थी, जिसका मतलब ये है कि अब तक आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हमने एक्सपीरियंस की हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल रेंज देने वाली गाड़ी यही है। तालियाँ। सो इसका मतलब ये है कि 380 से 400 किलोमीटर हाईवे के ऊपर ये गाड़ी चल गई। 380 ले लेते हैं, 380 किलोमीटर ये गाड़ी चल गई। अब आ जाते हैं कि इसको रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है, कि रुपीज़ में कंजम्पशन क्या होती है। सो भाई ये गाड़ी बिजली से चार्ज होती है, दो तरीके हैं। अगर आपके पास सोलर है या आपके पास घर पे वापडा से बिजली आ रही है। जो आपको बताता है कि सोलर पे फ्री है वो झूठ बोलता है। इलेक्ट्रिसिटी वापडा से अगर आपको आती है तो हम एक एवरेज रेट पर कर लेते हैं 50 रुपये का। 82 किलोवाट आवर की बैटरी है। अगर हम फुल चार्ज कर रहे हैं 80 यूनिट में लेट से गाड़ी चार्ज होती है तो 4000 रुपये में ये गाड़ी चार्ज होगी। 4000 में 480 किलोमीटर चली, इसका मतलब है लेस देन 10 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज कर रही चार्जिंग आपको कॉस्ट करी अगर आप इसको वापडा पे चला रहे हैं। अगर आप इसको सोलर पे चला रहे हैं तो उस पर भी बाटर का एक फॉर्मूला लगता है, तो हम 25 रुपये पकड़ लेते हैं, तो तकरीबन 4 से 5 रुपये किलोमीटर इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट है शहर के अंदर। ये कॉस्ट है शहर के अंदर। हाईवे के ऊपर एक तो हमने आपको बता दिया कि ये 400 चल रही है। दूसरा हाईवे के ऊपर जो चार्जिंग अगर आप घर से चल के चले गए तो ठीक है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको कमर्शियल चार्जर 150 रुपये यूनिट पड़ेगा, 3 टाइम्स कॉस्ट हो जाएगी। सो वो देखना पड़ेगा। सो एवरेज 25 से 30 रुपये पर किलोमीटर हाईवे की कॉस्ट निकलती है। दीज आर नॉट मेंट टू बी हाईवे व्हीकल्स, दीज आर मेंट टू बी अर्बन व्हीकल्स, जिसको आप चलाएं। अगर आपके पास 480 किलोमीटर, ये मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसको रोज़ चार्ज ना भी करें, हफ्ते में एक दफ़ा भी जूस अप कर लेंगे तो चल जाएगा। अब आ जाती है दूसरी चीज़ के इसकी चार्जिंग स्पीड क्या है। सो मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको बताता है 20 to 80% जो है वो चार्जिंग कितने टाइम में करते हैं। तो इसका जो क्लेम है मेरा ख्याल है वो अंडर 40 मिनट्स है, विच इज़ राइट। मैंने 0 to 100 किया था डायरेक्ट डीसी चार्जर के ऊपर, जो कि आपका कमर्शियल चार्जर है, तो 1 घंटा 15 मिनट में हुआ था, बिकॉज एंड के ऊपर जाके डिमिनिशिंग रिटर्न होते हैं, एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे चार्ज नहीं होती। और अगर आपने घर वाले चार्जर पे चार्ज करने हैं तो अगर आपके पास 2 किलोवाट का चार्जर है तो 40 घंटे में 0 to 100 होगी। अगर आपके पास बड़ा चार्जर है, मैंने 7 किलोवाट का लगाया हुआ है, तो मेरे लिए तकरीबन 11 से 12 घंटे में ये गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती थी। सो ये आगे इसकी चार्जिंग कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, अब बात कर लेते हैं साउंड प्रूफिंग की, प्रोडक्ट क्वालिटी की। अभी हम लाहौर शहर की सड़कों पर फिर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द शोर है, गाड़ी की साउंड प्रूफिंग बेहतरीन है। मैंने इस गाड़ी के अंदर हर किस्म से कोशिश कर ली कि मैं कोई ग्लिच, कोई ऐसी चीज़ ढूंढूं जिसमें मैं कह सकूं कि नहीं यार पता लगता है कि ये प्रोडक्ट चाइनीज़ है या इन्फीरियर है, बट नहीं। I think that is the reason why people are calling it a Tesla killer और why BYD is making news all over the world कि इनकी जो क्वालिटी है वो बड़ी टॉप नॉच है। सो हाईवे के ऊपर मैंने इस गाड़ी को चलाया है, आई डू नॉट ओवर स्पीड, 120, 122 तक मैंने इसको मैक्सिमम चलाया। रोड ग्रिप बेहतरीन थी, गाड़ी कहीं आपको ऐसे नहीं लगता कि शायद कहीं फ्लोट कर रही है या कोई आउट ऑफ कंट्रोल होगी है। येस, फॉर समबडी जो कि न्यू ड्राइवर है उनको ये गाड़ियाँ मत दें, बिकॉज इनके जो स्पोर्ट्स मोड है ये असल में जो है ना ये बिल्कुल एक बीस्ट बन जाती है। इसको स्पोर्ट्स मोड में करके जब आप रेस देते हैं ना तो ये देखें ये एकदम आपको सीट में पीछे की तरफ धकेलती है। सो कोई भी न्यू ड्राइवर जो कि इन गाड़ियों को चलाएगा उसके लिए ये डेंजरस हो सकती है। गाड़ी के अंदर बहुत से सेफ्टी फीचर्स दिए मैं, जब हमने आपको बताया, लेकिन फिर भी आई थिंक मैच्योरिटी डिमांड्स के एक नए ड्राइवर को ये गाड़ी ना दी जाए। और अगर कोई खुद इस गाड़ी को देख रहा है तो आप अपने आप को पहले इस गाड़ी के साथ सिंक करें, थोड़ा इसको चलाएं, गेट यूज्ड टू इट, देन यू विल एंजॉय ड्राइविंग इट। सस्पेंशन जो है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब खड्डों के अंदर आपको फील नहीं होता कहीं कि बहुत ज़्यादा कोई आपको कोई नैगिंग आवाज़ है। वेरी स्मूथ बट लिटिल बिट ऑन अ स्टिफर साइड अगर आप इसको कंपेयर करें किसी ऐसी गाड़ी से, बिकॉज हमारे अक्सर दोस्त जो है ना वो कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार इसको टेस्ला से कंपेयर करें, इसको जो है ना पोर्शे की टाइकन से करें, तो उनके अंदर एयरमैटिक जो है ना सस्पेंशन आती है। तो एयरमैटिक सस्पेंशन को आप नॉर्मल सस्पेंशन से मैच नहीं कर सकते, दे आर माइल्स अपार्ट। लेकिन फिर भी नॉन एयरमेटिक सस्पेंशन के साथ इस गाड़ी की जितनी स्मूथ ड्राइव है, विच इज़ आई थिंक दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। मतलब आपको ये मैं जानबूझ के भी एक एयरटाइज पे चढ़ा देता हूँ, ये देखें मैंने कैटाइस पे गाड़ी चला रहा हूँ, आपको कोई नैगिंग डग 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 की साउंड बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। ये देखें तो कोई बम्पी राइड नहीं है, वेरी स्मूथ एंड एट द सेम टाइम उसको थोड़ा सा स्टेफर साइड पे इसलिए रखा गया है ताकि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बेहतर है। हाईवे के ऊपर आपको कहीं भी ये नहीं था कि बॉडी रोल आए गाड़ी में वो, बट येस इट्स अ रेयर व्हील कार। और जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं और अगर किसी कर्व पे गाड़ी को खींचते हैं तो ये एक दफ़ा
फील कराती है, बट येस इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो किक इन कर लेती है, गाड़ी को निकलने नहीं देती। लेकिन कहीं कहीं वो जो पावर है वो ऑब्वियसली आपको नज़र आनी है कहीं ना कहीं रेयर व्हील पे, तो वो कहीं कहीं फील होती है, बट ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। दूसरी चीज़ जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक हमने फील की थी हमेशा, वो होती थी कि जो आप चलाते थे तो आपको लगता था यू आर कैरिंग सम वेट विद यू, और आप पता नहीं कोई बहुत हैवी चीज़ चला रहे हैं। BYD की मैंने एटो 3 का भी रिव्यू किया था और इसका भी कर रहा हूँ अब। तो एक चीज़ जो इनकी जो है ना वो बड़ी कमाल है, जो इन्होंने ब्लेड बैटरी इंट्रोड्यूस कराई है, उसका फ़ायदा ये है कि जो उसका बैटरी का जो वेट है वो डिवाइडेड है एक तो, और दूसरी इनकी सेल टू बॉडी जो टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ पे आपकी जो बैटरी है वो एम्बेड हुई हुई है आपके फ्लोर के अंदर, उसकी वजह से एक तो वेट रिडक्शन है गाड़ी की, दूसरा आपको एक ऐसी जो कहते हैं ना ड्राइव मिलती है कि यू डू नॉट फील कि यू ड्राइविंग समथिंग वेरी हैवी, और आपको एक बड़ी नंबल सी फीलिंग आती है। यू डोंट फील कि आपको टैंक चला रहे हैं, कोई बहुत आपके साथ टनेज की बैटरी लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस बैटरी का जो इश्तिहार है उसके अंदर वो ये कहते हैं 3 किस्म के टेस्ट पास किए हैं। एक नेल पेनिट्रेशन टेस्ट है, दूसरा इन्होंने 46 टन का कोई इसके ऊपर ट्रक गुजारे हैं, कोई वेट डाल के भी देखा है, तब ये बैटरी जो है रोबस्ट रही है, और तीसरा 1 मिलियन किलोमीटर तक की इसकी लाइफ जो है ना वो कहते हैं कि है। सो बैटरी के साथ जो इनका क्लेम है, क्योंकि अगेन इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो दिल है वो उसकी बैटरी होती है, तो वो जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आ जाते हैं इस गाड़ी की पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कंपैरेटिव स्पेस कहाँ पे है, क्या ये वारंटी टर्म्स दे रहे हैं। सो BYD के जो सर्विस सेंटर हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में खुल चुके हैं। इनकी तकरीबन 2000 मेरी इंटेल ये कहती है कि BYD एटो 3 एंड सील कंबाइंड 2000 के करीब इन्होंने यूनिट पाकिस्तान में बेच दिए हैं। उनकी डिलीवरीज भी हो गई हैं, लोगों को मिलना शुरू हो गई, सड़कों में नजर आना शुरू हो गए। सो दे आर बीइंग सीन इन द मार्केट नाउ। और ये नहीं है कि अगर आप गाड़ी ले लेते हैं तो आपको डीलरशिप नहीं मिलेगी, सर्विस नहीं मिलेगी, वो सारा कुछ इंटैक्ट है, पार्ट्स का नेटवर्क मौजूद है। और गाड़ी की जो वारंटी है वो 5 साल और 1.5 लाख किलोमीटर है। बैटरी की 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट, ये इसकी वारंटी टर्म्स है। अब बात करते हैं कंपैटिटिव लैंडस्केप में। अगर हम डी सेगमेंट की बात करें तो ये गाड़ी compete करेगी, सोनाटा इज़ द ओनली डी सेगमेंट सेडान जो कि पाकिस्तान में आती है। प्राइस की भी बात करें तो दोनों तकरीबन करीब करीब है। सोनाटा N-Line और इसकी प्राइस एक जितनी है। अगर आप इसकी ऑन रोड प्राइस देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर पर जाके इसकी प्राइस देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अगेन वो हर दिन प्राइसेस चेंज भी होती रहती हैं, आपके स्पेसिफिक सिटी के लिहाज से भी चेंज हो सकती हैं। तो हमारा ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर जो है वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपकी सिटी में ये क्या कॉस्ट करेगी। सो अगर टेक्नोलॉजी वाइज कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक सेडान में इसका कंपैरिजन बनेगा दीपाल की LO7 के साथ, और उसके अलावा अभी कोई ऐसी सेडान नहीं है जो इस कैटेगरी में इलेक्ट्रिक में आती हो। आई हैं, छोटी हैं, मगर इसके साथ की कोई नहीं है। तो उस लिहाज से दीपाल और इसको कंपैरिजन करेंगे, ये दीपाल से थोड़ी बड़ी है, प्रोडक्ट वाइज थोड़ा स्ट्रॉन्गर, इसका बिल्ट वाइज थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंटीरियर थोड़ा ज़्यादा उससे खूबसूरत है। खूबसूरत इन द सेंस कि आपको मटेरियल क्वालिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा सॉलिड लगती हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस फिगर है उससे ज़्यादा है। इसकी हॉर्स पावर जो है वो 308 है और ये 360 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो उस लिहाज से ये उससे थोड़ी तेज़ भी है। तो ये आगे कंपैरिजन अगर आप इसको टेक्नोलॉजी वाइज करें। अगर आप खाली साइज़ वाइज, कैटेगरी वाइज और बजट वाइज करेंगे तो सोनाटा N-Line एंड ये जो गाड़ी है ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट करेंगी। ऑप्शन वाइज इसमें डाइन ऑडियो का साउंड सिस्टम है, उसमें बोस का है। बाकी मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई ऑप्शन कम नहीं होगी, बट इसको और उसको कंपेयर करना मेरे ख्याल से एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन होगा, बिकॉज वो दोनों एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। एक चीज़ जो मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड नहीं कर सकता वो टेस्ट ड्राइव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि BYD जो है वो अपने शोरूम्स के ऊपर टेस्ट ड्राइव दे रहा है। आप मेगा मोटर्स BYD की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं और इस गाड़ी को पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।